मैं हूं मैत्री और आप सुन रहे हैं विस्पर्स विद मैत्री। दोस्तों, आज की यह कहानी एक सरकारी बस ड्राइवर की है जिनका नाम अर्जुन वर्मा है और उनके साथ उनका एक कंडक्टर भी है जिसका नाम मोहन है। मुझे बस चलाते हुए लगभग 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इस बार मेरा ट्रांसफ़र उत्तर प्रदेश के एक नए रूट पर हुआ। ये नया रूट कुछ खास था। मुझे अब कानपुर से होते हुए एक गांव की ओर बस ले जानी थी। उस गांव का नाम रघुवीरपुर था। आप सोच रहे होंगे कि बस ड्राइवर की ये कहानी आज क्यों सुनाई जा रही है, लेकिन यकीन मानिए, उस रात जो सन्नाटा थमने वाला था वह किसी भी अच्छे ड्राइवर के लिए एक कठिन चुनौती साबित हो सकता था। तो अब मैं आपको यह कहानी अर्जुन वर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाती हूँ। बस चलाते हुए मैं अक्सर अपनी पुरानी खरोंचों वाली टिकट मशीन को देखकर सोचता हूँ, वह कैसी कैसी कहानियाँ सुनाती है। स्टीयरिंग पर पड़े घिसे हुए निशान, ये सब मेरे अनुभव की गवाही देते हैं। मोहन, मेरा कंडक्टर, एक होशियार और ईमानदार इंसान है, लेकिन उसमें एक छोटी सी कमज़ोरी है। वह तावीज़ पर बहुत विश्वास करता है। कभी कभी जब मैं उसके अंधविश्वासी विचारों की खिल्ली उड़ाता हूँ तो वह बस मुस्कुराता है। एक दिन जब हम होटल में चाय पी रहे थे, मोहन मुझसे कहता है, उस्ताद, क्या आपने कभी इस रास्ते के बारे में कुछ अजीब सुना है? मैंने पलक झपकते ही कहा, नहीं, और फिर उसने बात जारी रखी। वह एक पुराने अखबार की कतरन निकाले और बोला, देखो, यहाँ लिखा है 3 लापता, शव नहीं मिले। अगर रात को सीटी सुनो तो बस मत रोको। इस बात से मेरे मुंह में ऐतराज़ का गुबार फूट पड़ा। मैंने उसे हल्के में लेते हुए कहा, यह सब तो बस अफवाहें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लेकिन मेरे अंदर एक खौफ था। हमने इस रूट पर कई बार सफ़र किया, लेकिन आज रात का सन्नाटा मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। फिर हम अपनी दिनचर्या पर लौट आए। मैंने मोहन से कहा, चलो, चलना ज़रूरी है, हमारे पास समय कम है। लेकिन जैसे हम बस के मैकेनिक के पास पहुँचे, वहाँ हमें इंतज़ार करना पड़ा। लंबी लाइन थी और वहाँ गड़गड़ाते लोहे की आवाज़ें भी थी। तेल कीचड़ की गंध हमारे नथुनों में समा गई। धीमी पीली ट्यूबलाइट भी झपक रही थी। लग रहा था कि आज मैकेनिक के पास काम काफ़ी ज़्यादा था। मोहन ने थोड़ी बेचैनी से कहा, उस्ताद, लगता है आज हमें काफ़ी देर लग जाएगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं मोहन, बस का काम ज़रूरी है, वरना कल हमें और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। फिर हम दोनों ने मैकेनिक से बात की और उन्हें बस के इंजन की प्रॉब्लम बताई। फिर उसने हमें वेट करने को कहा और हम दोनों वहाँ बैठकर अपनी बस के रिपेयर होने का इंतज़ार करने लगे। कुछ समय के बाद मैकेनिक अपना काम शुरू कर चुका था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हम दोनों को लगने लगा कि आज कुछ ज़्यादा ही देर लगने वाली है। मोहन ने बेचैन होकर कहा, उस्ताद, लगता है आज की रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मोहन, थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं। मैकेनिक अपना काम कर रहा है, बस थोड़ा और वक्त लगेगा। लगभग 2 घंटे बाद मैकेनिक ने हमें इशारा किया कि बस का काम हो गया है। हम दोनों ने राहत की सांस ली और फिर हम अपनी बस को लेकर वापस उसी जगह पहुंचे जहां से हमें सवारियां लेकर उस गांव के लिए निकलना था। लेकिन वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वहां मुझे उस गांव की तरफ जाने वाली एक भी सवारी नज़र नहीं आ रही थी। मुझे और मोहन को थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने अपने कंडक्टर से कहा, यार मोहन, आज तो कोई भी सवारी नज़र नहीं आ रही और अभी तो शाम भी नहीं हुई है। मोहन ने इधर उधर देखा और फिर कहा, उस्ताद, लगता है हमको आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। शायद वह सवारियां किसी और गाड़ी में चली गई होंगी। फिर मैंने सोचा कि मोहन ठीक कह रहा है। हो सकता है कि वह किसी और ही गाड़ी में चली गई हों, क्योंकि उन लोगों को क्या पता था कि हम बस का काम करवाने गए हैं और वो हमारा इंतज़ार आखिर क्यों करते। मैंने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए बस स्टार्ट की और रघुवीरपुर के लिए निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने बस स्टार्ट की और थोड़ा आगे बढ़ा, तभी मोहन मुझसे कहने लगा, उस्ताद, आज हम एक काम करते हैं, हम दोनों यहीं रुक जाते हैं और किसी होटल में जाकर आराम करते हैं।
वैसे भी हमें अब काफ़ी देर हो गई है और रात को उस रास्ते पर जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। काश मैंने उस दिन अपने कंडक्टर की वह बात मान ली होती तो शायद वह हादसा हमारे साथ कभी ना होता। फिर मैंने अपने कंडक्टर से कहा, मोहन, हम आज रुक नहीं सकते, हमारा जाना ज़रूरी है। यह सरकारी बस है, हमें इस बस को अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। हम इस बस को ऐसे ही कहीं भी छोड़ नहीं सकते। जो भी हो, हमें आज ये रूट पूरा करना ही पड़ेगा। फिर मैंने कहा, तुम टेंशन मत लो, वैसे भी हम यहाँ से तो रोज ही चलते हैं, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरा कंडक्टर मोहन भी मान जाता है और कहता है, ठीक है उस्ताद, तुम कहते हो तो सब अच्छा ही होगा। उसके बाद हम दोनों अपनी बस में बैठ जाते हैं और फिर मैं अपनी बस को लेकर शहर से रघुवीरपुर की ओर जाने वाली सवारियां लेने निकल पड़ता हूँ। अभी रात होने में कुछ ही वक्त बाकी था। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ वह वक्त सर्दियों का था। यह बात जनवरी के महीने की है और उस समय सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। अब मैं और मेरा कंडक्टर अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। हम लगभग इनके 5 बजे के करीब वहाँ से निकल जाते हैं और फिर मेरा कंडक्टर मेरे साथ मेरे कैबिन में बैठ जाता है। हम रास्ते में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। अब जैसे ही हम गांव की ओर बढ़ रहे थे, मैंने देखा कि सड़क के किनारे 2 आदमी खड़े हैं जो हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। मैंने मोहन से पूछा, मोहन, ये लोग इस वक्त कहाँ जा रहे होंगे? ये हमसे लिफ्ट मांग रहे हैं, क्या बोलते हो? बस रोककर इन्हें लिफ्ट दे दी जाए या नहीं? मोहन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, उस्ताद, अभी तो रात भी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, चढ़ा लेते हैं। कम से कम हम दोनों के अलावा ये भी होंगे। बस में उसकी बात सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यार मोहन, तुम अभी भी रात को लेकर डरे हुए हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी मोहन ने बेचैन होकर कहा, उस्ताद, आज मुझे कुछ अजीब लग रहा है और ऐसा एहसास मैंने पहले कभी नहीं किया। फिर मैंने उसे हिम्मत देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, तुम देखना। फिर मैंने बस रोकी और उन दोनों आदमियों को लिफ्ट दे दी। अब वो दोनों आदमी पीछे सीटों पर जाकर बैठ गए और फिर हमने अपनी बस को आगे बढ़ा लिया। अब रात पूरी तरह से ढल चुकी थी और अंधेरा गहराने लगा था। बस की हेडलाइट सड़क पर चमक रही थी, लेकिन उनके अलावा दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। चारों तरफ घना जंगल था जो अब और भी डरावना लगने लगा था। हमारी बस उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी और रात की सर्द हवा के साथ साथ एक अजीब सा सन्नाटा भी माहौल पर छा गया था। न सड़क पर कोई गाड़ी, ना कोई पैदल चलने वाला और ना ही किसी जानवर की कोई आवाज़। सब कुछ जैसे थम सा गया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, अंधेरा और भी गहरा होता चला गया। चारों तरफ सिर्फ हमारी बस की हेडलाइट्स की रोशनी थी जो सड़क को थोड़ा बहुत दिखा रही थी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल खामोशी से खड़ा था, जैसे वह भी हमारी हर हरकत को देख रहा हो। अब कुछ देर बस चलाने के बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे 3 लोग खड़े हैं। एक आदमी, एक औरत और उनके साथ एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र लगभग 5 से 7 साल के बीच होगी। वह तीनों हमारी तरफ इशारा कर रहे थे जैसे हमसे लिफ्ट मांग रहे हो। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। मैंने बस की रफ्तार धीमी की और मोहन से पूछा, मोहन, सामने ये लोग हमसे लिफ्ट मांग रहे हैं, क्या कहते हो, इन्हें लिफ्ट दे दी जाए या नहीं? मोहन ने उन लोगों की तरफ गौर से देखा, फिर थोड़ा हैरानी से कहा, बड़ी अजीब बात है उस्ताद, इतनी रात को ये लोग इस जंगल के बीच क्या कर रहे होंगे? मैंने भी उनकी हालत पर गौर किया। उस औरत ने घूंघट डाल रखा था और वह आदमी अपनी जगह एकदम सीधा खड़ा था। उनके साथ वह छोटी सी बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ी थी।
उसकी मासूम आंखें हमारी बस की तरफ तकतकी लगाए हुए थी। मोहन ने उस बच्ची की तरफ देखते हुए कहा, उस्ताद, इन्हें शायद सच में मदद की ज़रूरत होगी। उसकी बात में एक नरमी थी और उस मासूम बच्ची की तरफ देखकर मुझे भी उस पर तरस आने लगा। मैंने मोहन की ओर देखा और कहा, ठीक है मोहन, शायद हमें इन्हें लिफ्ट दे देनी चाहिए। उसके बाद मैंने अपनी बस को रोक लिया। अब वो तीनों हमारी बस की तरफ आने लगते हैं। जैसे ही वे हमारी बस के दरवाजे के पास पहुँचे, तभी मेरा कंडक्टर मोहन उनसे कहता है, आप लोगों को कहाँ जाना है? उनमें से वह आदमी मोहन से कहता है, हमें आगे जो काम है वहाँ तक जाना है। हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हम यहाँ फंस गए हैं। मोहन ने उनकी हालत को देखते हुए कहा, ठीक है, आप लोग चढ़ जाइए, लेकिन इतनी रात में इस सुनसान जगह पर कैसे फंसे? आदमी ने एक गहरी सांस ली और बस में चढ़ते बोला, हमने भी सोचा नहीं था कि यहाँ इतनी मुश्किल हो जाएगी। बच्ची को ठंड लग रही है, इसलिए जल्दी घर पहुंचना जरूरी है। औरत ने अब भी अपना घूंघट नहीं हटाया था और बच्ची अपनी माँ के हाथ को कसकर पकड़ के खड़ी थी। फिर मोहन ने उन्हें बस में बैठने का इशारा किया। अब वो तीनों धीरे से बस की पिछली सीटों पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर मोहन बस का दरवाज़ा बंद करता है और मेरे साथ फिर से बैठ जाता है। उसके बाद मैं फिर से बस चलाना शुरू कर देता हूँ। अब हम फिर से उस अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ने लगे, लेकिन बस के अंदर का माहौल अब पहले से ज़्यादा भारी लगने लगा था। उनके बस में चढ़ने के बाद बस में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी। बस के अंदर का माहौल अब कुछ अलग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी गाड़ी को किसी ने बर्फ़ की चादर से ढक दिया हो। मोहन ने भी अपनी जैकेट के बटन कसकर बंद कर लिए और मुझे भी अब काफ़ी ठंड लग रही थी। बस के शीशों पर ठंड की धुंध जमा होने लगी थी, जिससे बाहर का नज़ारा भी धुंधला हो गया था। हर सांस के साथ ठंडी हवा का एहसास और भी गहरा होता जा रहा था। गाड़ी के अंदर की यह अजीब सी ठंड हमें बेचैन करने लगी थी। मोहन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, उस्ताद, यह ठंड कुछ ज़्यादा ही हो गई है। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ यार मोहन, ठंड तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ठंड का माहौल उतना ही ज़्यादा होता जा रहा था। मुझे बस चलाने में अब काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं ज़्यादा देर बस नहीं चला पाऊंगा। मुझे भी ऐसा एहसास आज तक नहीं हुआ था जैसा एहसास आज हो रहा था। अब हमारी बस जंगल के बीचों बीच उस सुनसान सड़क पर चल रही थी। रघुवीरपुर का रास्ता अभी भी 2 घंटे दूर था। आसपास किसी भी तरह की आवाज़ नहीं थी। सिर्फ हमारी गाड़ी के इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो उस गहरी रात के सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। रास्ते के दोनों ओर सिर्फ घना जंगल और पेड़ों के साए दिखाई दे रहे थे, मानो वह भी हमारी गाड़ी के साथ चलते हुए हमें देख रहे हों। अब जैसे ही हम कुछ आगे बढ़े, अचानक से बस के अंदर की लाइटें टिमटिमाने लगी। मैंने और मोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी अचानक बस को ज़ोर ज़ोर से झटके लगने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस को पीछे से धक्का दे रहा हो। अभी मैं कुछ समझ पाता, उससे पहले ही हमारी बस सड़क के बीचों बीच रुक गई। फिर हमारी बस की हेडलाइट्स भी बंद हो गई, जिसकी वजह से अब हमें बस के सामने की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस में अब अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं और मेरा कंडक्टर मोहन एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद मोहन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैशलाइट ऑन करके मेरी तरफ किया। अब मोहन ने डर के मारे मेरी तरफ देखा और बोला, उस्ताद, यह सब क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मैंने भी घबराहट में उसे देखा, लेकिन खुद को संभालते हुए कहा, शायद बस में कोई तकनीकी खराबी आ गई है,
जिसकी वजह से यह सब हुआ है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है मोहन कि आज ही तो हमने बस के इंजन का काम कराया था और अच्छे से बस की सर्विस भी करवाई थी। फिर ये सब कैसे हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूं कि आखिर बस में क्या समस्या हुई है। ऐसा कहकर मैं अपनी सीट के पीछे से एक बैग निकालता हूं जो मेरा होता है और उसमें एक टॉर्च होती है जिसे मैं हमेशा साथ रखता हूं ताकि कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो काम आ जाए। शायद आज मुझे उसकी ज़रूरत है। फिर मैं उस टॉर्च की लाइट ऑन करता हूं और अपनी बस से बाहर जाने की कोशिश करता हूं। जैसे ही मैं बस के बाहर जाने की कोशिश करता हूं, तभी मेरा कंडक्टर मोहन मुझसे कहता है, उस्ताद बाहर मत जाओ। तो मैं उससे कहता हूं, क्यों मोहन, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वह मुझसे कहता है, उस्ताद इस सुनसान सड़क पर बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। जो भी आज तक मैंने इस रास्ते के बारे में सुना है उनमें सारे हादसे रात के वक्त ही हुए हैं। इसलिए उस्ताद मैं आपको मना कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूँ, मोहन यार, तुम फिर से वही बातें पकड़ के बैठे हो। कुछ नहीं होगा, और अगर मैं बाहर नहीं गया तो हमें पूरी रात इस सड़क पर बितानी पड़ेगी। और तुम्हें तो पता है कि इस सड़क पर रात बिताना कोई आसान बात नहीं है। ठंड इतनी है कि कुछ ही मिनटों में हमारे जिस्म का खून जम जाएगा और शायद हमें जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। फिर मैं मोहन से कहता हूँ, तुम भी मेरे साथ बाहर चलो, हम दोनों देखते हैं कि आखिर बस में क्या खराबी आ गई है। मेरी बात सुनकर मोहन भी मेरे साथ बस के बाहर आ जाता है। बस के बाहर आते ही मैंने देखा कि चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन मैंने किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इंजन का मुआयना करने का सोचा। फिर मैंने इंजन का बोनट खोला और अपनी टॉर्च की रोशनी में उसकी जांच करने लगा, लेकिन मुझे कुछ खास समस्या नज़र नहीं आई। फिर मैंने टायरों की ओर देखा तो मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन फिर भी वह झटके और बस का यूं बीच सड़क में रुक जाना मुझे अजीब लगा। मैं इस सोच में डूबा था कि आखिर यह सब हुआ कैसे। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी आदमी की आवाज़ आती है और वह आदमी मुझसे कहता है, उस्ताद जी क्या हो गया, आपने बीच सड़क में बस को क्यों रोक दिया है? दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि यह आदमी वही था जो अपने साथी के साथ हमारी बस में थोड़ा आगे से बैठा था और वह बस के बाहर आकर हमसे पूछ रहा था कि क्या हुआ है, बस को क्यों रोका है। पहले तो मैं और मेरा कंडक्टर उसकी आवाज़ सुनकर अचानक से चौंक गए, लेकिन फिर मैं उससे कहता हूँ, भाई साहब बस में कुछ खराबी आ गई है जिसकी वजह से बस रुक गई है। हम लोग देख रहे हैं कि आखिर क्या समस्या हुई है। मेरी बात सुन वो आदमी मुझसे कहता है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो मैं उससे कहता हूँ, आप क्या मदद करेंगे? हमारी शायद बस में कोई तकनीकी खराबी आ गई है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि आखिर हुआ क्या है। तो वह आदमी मुझसे कहता है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। अब आप बस को स्टार्ट करके देखो। उसकी बात सुनकर मैं बस में चढ़ जाता हूँ और बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बस एक हल्की सी खड़खड़ आहट करती है और फिर बंद हो जाती है। उसके बाद मैं फिर से एक बार बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस बार बस स्टार्ट हो जाती है और बस की हेडलाइट्स भी ऑन हो जाती हैं। बस स्टार्ट हो जाने के बाद मैं काफ़ी खुश हो जाता हूँ और उस आदमी का शुक्रिया करता हूँ। उसके बाद मोहन और वह आदमी बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार वह आदमी हमारे साथ कैबिन में बैठ जाता है। फिर हम बस को आगे बढ़ा लेते हैं। अब मैं उस आदमी से कहता हूँ, अगर आज आप ना होते तो शायद हमें आज की रात यहीं गुजारनी पड़ती। तो वह हमसे मजाक में कहता है, शायद आपके साथ साथ हमें भी रात यहीं गुजारनी पड़ती। फिर मैं उस आदमी से कहता हूँ, आप कहाँ तक जा रहे हो?
तो वह आदमी मुझसे कहता है, हम अपने दोस्त की शादी में जा रहे हैं, यहाँ आगे एक गांव आता है, हमारा दोस्त वहीं रहता है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। उसके बाद मैं उस आदमी से कहता हूँ, आप पीछे जाकर अपने दोस्त के साथ आराम से बैठ जाइए, जैसे ही वह काम आएगा मैं आपको बता दूंगा। मेरी बात सुनकर वह आदमी मुझसे कहता है, मेरा साथी तो पीछे सीट पर आराम कर रहा है और मैं भी उसके साथ बैठकर आराम ही कर रहा था, लेकिन बस को अचानक से रुकता देख मेरी नींद टूट गई और फिर मैं जाग गया। वैसे भी मैं काफ़ी देर से आराम करके थक गया हूँ, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ आगे केबिन में बैठकर बातें कर ली जाए। फिर वह आदमी हमारे साथ हमारे केबिन में ही रहा और हम तीनों बातें करने लगे। जिस गांव में उस आदमी को जाना था वह गांव अभी भी 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। हमें लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन शायद हमें इस बात का पता ही नहीं था कि आगे चलकर हमारे साथ जो होने वाला है उसकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी हम कैब में बातें कर ही रहे थे कि अचानक मेरा कंडक्टर मोहन मुझसे कहता है, उस्ताद, मैं पीछे की सवारियों की टिकट काट कर आता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि उन लोगों को कहाँ तक जाना है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि मेरा कंडक्टर उन 3 सवारियों की बात कर रहा है जिनको हमने थोड़ी देर पहले अपनी बस में लिफ्ट दी थी, जिनमें एक आदमी, एक वो घूंघट वाली औरत थी और साथ में उनकी वो छोटी सी लड़की जो बस की आखिरी सीटों पर जाकर बैठे थे। उसके बाद मेरा कंडक्टर मोहन उठकर पीछे की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मोहन कैबिन से बाहर कदम रखता है वो उसी जगह रुक जाता है और डर के मारे कांप जाता है। उसके बाद वो अपने आप को कैबिन में ही डर के मारे कांपते हुए खड़ा पाता है। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बोलने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा। उसे ऐसे देखकर मैं भी परेशान हो जाता हूँ। मेरे बार बार पूछने पर भी वह एक मूर्ति की तरह खड़ा होकर बस के पीछे की तरफ देख रहा था। अब मेरे साथ वाला आदमी भी मेरे कंडक्टर से पूछता है, भाई साहब, आपको क्या हो गया है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसकी बात सुनकर मेरा कंडक्टर मोहन अपनी उंगली से बस के पीछे की तरफ इशारा करता है। उसके इशारा करते ही वह आदमी भी अब खड़ा हो जाता है और फिर वह भी केबिन से पीछे की ओर जाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वह पीछे की ओर जाने की कोशिश करता है उसका भी वही हाल हो जाता है जो मेरे कंडक्टर मोहन का था। मतलब कि वह भी डर के मारे कांप जाता है और एकदम से केबिन में भागकर मेरी सीट को कसकर पकड़ लेता है। उसे ऐसा करते देख मैं उससे पूछता हूँ, भाई साहब, आखिर ऐसा क्या देख लिया है? आप दोनों ने जो आप दोनों ही डर के मारे कांप रहे हो। लेकिन मेरे बार बार पूछने पर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर मैं भी थोड़ा सा घबरा जाता हूँ और सोचता हूँ कि आखिर ऐसा इन्होंने क्या देख लिया है जो इन दोनों की ऐसी हालत हो गई है। अब मैं उन दोनों से कहता हूँ कि आप लोग मेरे बार बार पूछने पर भी कुछ नहीं बोल रहे ना, तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही बस को साइड में रोककर देखता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है पीछे जिसे देखकर आप लोगों की यह हालत हो गई है। अभी मैंने ऐसा बोला ही था कि मोहन थोड़ी हिम्मत करके मुझसे कहता है, उस्ताद, ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। अगर आपने बस को रोक दिया तो शायद हम तीनों इसी वक्त मारे जाएंगे। हो सकता है कि बस चलते रहने से भी हम बच ना सकें, लेकिन कुछ मिनट तक हमारी जिंदगी बच जाएगी। फिर मैं मोहन से कहता हूँ, आखिर बताओगे भी कि हुआ क्या है? तो मोहन डर के मारे हकलाते हुए मुझसे कहता है, उस्ताद, पीछे जो 3 हैं वो इंसान नहीं हैं। उसकी यह बात सुनकर मैं मोहन से कहता हूँ, तुम पागल हो गए हो? इंसान नहीं तो कौन है? वो मेरे ऐसा पूछते ही मेरी सीट को कसकर पकड़े हुए उस आदमी ने भी डरते हुए मुझसे कहा,
भाई साहब, आपका कंडक्टर ठीक बोल रहा है, वे तीनों इंसान नहीं हैं बल्कि कोई प्रेत है। उसकी यह बात सुनकर अब मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया था और मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। फिर मेरे कंडक्टर मोहन ने मुझसे कहा, उस्ताद, जैसे ही मैं पीछे की ओर टिकट काटने के लिए जा ही रहा था, मैंने देखा कि उन तीनों सवारियों का रूप बदल चुका था और वे तीनों ही इतने भयानक लग रहे थे कि उन्हें देखकर मेरी रूह कांप उठी और मैं थर थर कांपने लग गया। वो आदमी जो पहले एक सामान्य सा इंसान लग रहा था, अब एक भूतिया आकृति में बदल चुका था। उसका पूरा शरीर काला हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आग में झुलस कर निकला हो। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो गई थीं, जैसे उसमें कोई अजीब सी आत्मा समा गई हो। और जो औरत उस आदमी के साथ हमारी बस में बैठी थी, उस औरत ने अब अपना घूंघट उठा लिया था। उसके लंबे डरावने बाल हवा में लहराते हुए खौफनाक माहौल बना रहे थे। वह औरत उस आदमी से भी ज़्यादा भयानक नज़र आ रही थी। उस्ताद, उसकी तो आंखें ही नहीं थी। आंखों की जगह खाली गड्ढे नज़र आ रहे थे और उसका चेहरा पूरी तरह से कटा फटा और विकृत दिखाई दे रहा था। उसके हाथों के नाखून बेहद लंबे और तीखे थे। उसकी बड़ी बड़ी दांतों की धार जो होठों से बाहर झांक रही थी, उन पर खून भी लगा हुआ था। उस्ताद, इतना ही नहीं, और भी सुनिए। वो जो छोटी सी मासूम दिखने वाली बच्ची थी ना, जिसे देखकर हम दोनों का दिल पिघल गया था, वह भी अब एक छोटे से प्रेत के रूप में बदल चुकी थी। वह तीनों मिलकर एक आदमी को नोच नोच कर खा रहे थे। उस्ताद, ये वही आदमी है जो इन भाई साहब के साथ हमारी बस में चढ़ा था। उस आदमी का सीना पूरी तरह से फट चुका था और उसके शरीर के अंगों को वह औरत जो अब एक चुड़ैल बन चुकी थी और वह आदमी दोनों मिलकर खा रहे थे। वो छोटी सी लड़की जो अब एक छोटे से प्रेत में बदल चुकी थी, उस आदमी का गला फाड़कर उसका खून पी रही थी। उस्ताद, ऐसा डरावना नज़ारा देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ और डर के मारे कांप रहा हूँ। और इतना तो मुझे पता है कि आज हम सब खत्म हैं। अगर आपने बस को रोक दिया तो उन तीनों को पता चल जाएगा कि हमें उनकी सच्चाई का पता लग चुका है और फिर वह हमें उसी वक्त मार डालेंगे। मोहन की ये बातें सुनकर मेरी हालत और ख़राब हो जाती है। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और मैं डर के मारे कांपने लगता हूँ। इतनी ठंड में भी मेरे माथे पर पसीना आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम आखिर बचे तो कैसे। तभी हमारे साथ बैठा आदमी अचानक फूट फूट कर रोने लगता है। मोहन उससे पूछता है, भाई साहब, आपको अचानक क्या हो गया? वह आदमी कहता है, जिसे उन तीनों प्रेतों ने मार डाला, वह मेरा करीबी दोस्त था और मैं उसे बचा भी नहीं पाया। अब हमारी बारी भी आने वाली है। उसकी बात सुनकर मैं उसे थोड़ी हिम्मत देते हुए बोलता हूँ, अभी रोने का वक्त नहीं है। हमें अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अभी वह प्रेत उस आदमी को खाने में व्यस्त है। हमें जो भी करना होगा अभी करना होगा। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर क्या किया जाए, लेकिन डर के मारे हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। तभी अचानक से बस के पीछे से हमें एक चीख सुनाई दी और उस चीख को सुनकर हम सब अब और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन हमने उस चीख को नज़रअंदाज किया क्योंकि हमें पता था कि ये उन प्रेतों का ही कोई जाल होगा जिसमें वह हमें फंसाना चाहते हैं। अब बस में ज़्यादा देर तक रहना ख़तरे से खाली नहीं था। ऐसा लग रहा था कि हम तीनों अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। अब कुछ देर बाद एक छोटी लड़की के रोने की आवाज़ आती है और यह आवाज़ भी बस के पीछे वाली साइड से ही आ रही थी। उस रोने वाली आवाज़ को सुनकर हमारी बस में डर का माहौल अब और भी ज़्यादा हो गया था। हम तीनों कैबिन में कांप रहे थे। अब मोहन और वह आदमी एक दूसरे को पकड़कर मेरी ड्राइविंग सीट के पास बैठे थे। मेरी हालत भी ख़राब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। अब हम सभी भगवान को याद कर रहे थे और कह
रहे थे, हे भगवान हमारी जान बचा लो, आज हमें इस मुसीबत से बचा लो, कुछ भी करो भगवान लेकिन हमारी रक्षा करो। ऐसा कहकर मैंने बस को चलाना जारी रखा। थोड़ी देर बाद मुझे सड़क के किनारे कुछ जलता हुआ दिखाई दिया। दूर से वह आग की तरह लग रहा था। मैंने सोचा कि यह हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है। मैंने अपने कंडक्टर मोहन को और उस आदमी को भी उस आग के बारे में बताया और उन दोनों को भी अपनी ज़िंदगी के बचने की थोड़ी उम्मीद लगने लगी। अब मैं अपनी बस को उस जगह तक जल्दी पहुंचाना चाहता था ताकि हमें कोई मदद मिल सके। अब हमने बस को थोड़ा तेज़ी से उस दिशा में बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन मन में डर अब भी बरकरार था कि यह भी कोई छलावा ना हो। अब हम जैसे ही उस आग के करीब पहुंचते हैं, हमें अपनी बस के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था कि वो तीनों प्रेत अब हमारे केबिन की तरफ आ रहे हैं। अब जैसे ही हमें उनके कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगती है, हमारे दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा दिल अभी बाहर निकल आएगा, लेकिन मैंने हिम्मत करके उन दोनों से कहा कि हम लोग अब आग के करीब पहुंचने वाले हैं। तुम लोगों को थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा। अगर ज़िंदगी चाहते हो तो हिम्मत रखनी पड़ेगी। फिर मैं उन दोनों से कहता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनो। मैं अपनी बस की खिड़की को खोल कर रखता हूँ। जैसे ही हम आग के पास पहुँचेंगे, मैं खिड़की से बाहर कूद जाऊँगा। तुम लोग भी मेरे पीछे कूद जाना और कूदने के बाद जितनी जल्दी हो सके उस आग के पास पहुँच जाना। ध्यान रहे, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आग के पास पहुँचने की कोशिश करना। अगर हम में से कोई भी आग के पास नहीं पहुँच पाया तो फिर याद रखना कि जो हाल हमारी बस में उस आदमी का हुआ है वही हाल हमारा होगा, और फिर हमें उन प्रेतों से कोई भी बचा नहीं सकता। फिर मैं उनसे कहता हूँ, मुझे यह भी पता है कि बस से कूदने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग सकती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए इतना जोखिम तो हम ले ही सकते हैं। मेरी बात को सुनकर वह दोनों मान जाते हैं। अब मैं अपनी बस की खिड़की खोल लेता हूँ, लेकिन कूदने से पहले अपनी बस की गति को थोड़ा धीमा कर लेता हूँ। ज़्यादा धीरे भी नहीं कर सकता था क्योंकि फिर उन प्रेतों को हम पर शक हो जाता। अब जैसे ही मैं उस आग के थोड़ा नज़दीक पहुँचता हूँ, मैं बस से कूद जाता हूँ। दोनों को काफ़ी ज़ोर से आवाज़ देकर कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके खुद को संभाल कर भागो और मेरी तरफ आ जाओ। फिर वो दोनों ही काफ़ी तेज़ी से मेरे पास पहुँच जाते हैं और अब हम तीनों ही सड़क के किनारे की ओर चले जाते हैं जहाँ वह आग जल रही थी। हम सबके कूदने के बाद हमारी बस सड़क के सामने की ओर एक बड़े पेड़ के साथ टकरा जाती है। बस के टकराते ही बस के अंदर से काफ़ी भयानक चीखें हमें सुनाई देती हैं। वह चीखें इतनी भयानक होती हैं कि उन्हें सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाए। अब हम उस आग के पास जाते हैं। जब हम आग के पास पहुँचे तो हमें एक आदमी दिखाई दिया जिसकी वेशभूषा से लग रहा था कि वह कोई अघोरी है जो आग के पास बैठकर मंत्र उच्चारण कर रहे थे। उनके चारों तरफ कुछ जानवरों की हड्डियां और राख बिखरी हुई थी। उनके शरीर पर राख मली हुई थी और उनके सामने एक इंसानी खोपड़ी भी रखी हुई थी। उनका चेहरा अंधेरे में भी चमक रहा था, मानो उनके पास कोई अलौकिक शक्ति हो। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर उस अघोरी बाबा के पास जाकर कहा, बाबा हमारी मदद करो, हमारी जान को खतरा है। हमारे पीछे 3 लोग पड़े हुए हैं जो इंसान नहीं हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे कोई प्रेत हों। बाबा हमें इस मुसीबत से बचाओ, अब आपका ही सहारा है। मेरी बातों को सुनकर अघोरी ने अपनी आंखें खोली और हमें ध्यान से देखा। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोगों की समस्या को मैं जानता हूँ। यह तीनों प्रेत आत्माएं हैं जो इस इलाके में काफ़ी लंबे समय से भटक रही हैं और आज वह तुम्हारी बस में चढ़ गई हैं। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं उनकी मुक्ति का उपाय करूँगा। फिर अघोरी बाबा ने अपने पास रखी एक छोटी सी पोटली से कुछ भूत निकाली
और मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस भूत को हमारी बस की तरफ फेंका। उसके बाद उस अघोरी ने एक लकीर को हमारे चारों तरफ खींच दिया और फिर हमें आदेश दिया कि हम उस लकीर से बने घेरे में ही रहे। फिर उन्होंने हमें कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस घेरे से बाहर अपने कदम मत रखना। उसके बाद वह अघोरी बस के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जाते जाते हमसे फिर से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, गलती से भी इस घेरे के बाहर मत आना। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी इस घेरे को पार कर लिया, फिर मैं भी उस आदमी की कोई मदद नहीं कर सकूंगा। उसके ऐसा कहने के बाद वह अघोरी बस की तरफ चला जाता है। उसके बाद वह उस बस की तरफ दोबारा से विभूति को फेंकता है और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लग जाता है। अब उसके ऐसा करने से बस के अंदर से अजीबोगरीब चीखें सुनाई देने लग जाती हैं। उन चीख को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उन प्रेत आत्माओं को बाबा के मंत्रों से तकलीफ हो रही हो। अब अचानक से काफ़ी तेज़ हवा चलने लगती है और उस हवा की वजह से हमें काफ़ी तेज़ धक्के लग रहे थे, लेकिन हम लोगों ने खुद को संभाले हुए रखा था और एक बात को दिमाग में रख लिया था कि अगर इस बाबा के घेरे से बाहर हम निकल गए तो फिर हमें कोई भी नहीं बचा सकता। हम तीनों ने खुद को काफ़ी हिम्मत से उस घेरे में बनाए रखा था। अब थोड़े समय के बाद बस में से उन चीख का निकलना बंद हो जाता है और फिर धीरे धीरे वह तेज़ हवा भी बंद हो जाती है। अब अघोरी बाबा ने भी अपने मंत्र उच्चारण बंद कर दिए थे। फिर कुछ वक्त बाद वह अघोरी हमारे पास आता है और फिर हमसे कहता है, अब तुम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह प्रेत आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं। अब तुम सब सुरक्षित हो। फिर हम सब ने उस अघोरी बाबा का धन्यवाद किया। उसके बाद हम उस घेरे से बाहर आ जाते हैं। फिर मैं उस अघोरी बाबा से कहता हूँ, बाबा, आज आपकी वजह से हम सब बच पाए। अगर आज आप हम लोगों की मदद ना करते तो शायद वह प्रेत आत्माएं हमें मार कर खा जाती। मेरी बात सुनकर वह अघोरी मुझसे कहता है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और तुम सब पर महादेव का आशीर्वाद था जो मैं तुमको यहाँ पर दिखा। तुमको मैंने नहीं बल्कि महादेव ने बचाया है। उसके ऐसा कहने के बाद वह हमें आगे बढ़ने का इशारा करता है और कहता है, अब तुम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ। उसके बाद हम तीनों अपनी बस की तरफ चले जाते हैं जो कि एक पेड़ के साथ टकराई थी। बस सड़क पर ही थी। पेड़ से टकराने की वजह से बस के आगे के शीशे टूट गए थे, लेकिन बस को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उसके बाद मैं बस में चढ़ जाता हूँ, बस को स्टार्ट करता हूँ और वह स्टार्ट भी हो जाती है। हालांकि मुझे लगा नहीं था कि हमारी बस स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि बस स्टार्ट हो जाती है। फिर मैं अपनी बस में बैक गियर लगा के बस को पीछे की ओर करता हूँ। उसके बाद मोहन और वह आदमी भी बस में चढ़ जाते हैं। फिर हम तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन निकलने से पहले मैं उस जगह की तरफ देखता हूँ जहाँ उस अघोरी ने आग जलाई थी। हैरानी की बात तो ये थी कि उस जगह पर ना तो कोई अघोरी दिखाई दिया और ना वह जलती हुई आग। हम तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अघोरी कहाँ चला गया, लेकिन जो भी हो, आज अगर हम लोग जिंदा हैं तो यह सब उस अघोरी की वजह से है। उसके बाद हम अपनी बस को काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं और दोबारा कसम खाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस रास्ते पर कभी भी रात में बस नहीं चलाऊंगा। फिर कुछ महीनों बाद मैंने अपना ट्रांसफ़र वहाँ से करवा लिया, लेकिन आज भी जब अकेले सफ़र करता हूँ, कभी कभी कोई मोड़, कोई सन्नाटा या किसी पेड़ की हल्की सी परछाई उस रात की याद दिला देती है। वो रात जब लगा था कि सड़कें भी सांस लेती हैं और हर सवारी ज़रूरी नहीं इंसान हो। मैं हूँ मैत्री और आप सुन रहे थे विस्पर्स विद मैत्री। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी कोई ऐसी परछाई आई है जो साथ चलती थी लेकिन दिखती नहीं थी, तो मुझे ज़रूर लिख भेजिए, क्योंकि हम सुनते हैं वही कहानियाँ जो अक्सर लोग कहने से डरते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें
और याद रखिए, डर असली होता है